Hi, in today's video, we will try to make a case for including 1G ethanol into the carbon credit trading scheme of India. So, how we start? We start by understanding what is this carbon trading scheme called CCTS and how does it work. So, Indian CCTS is designed on a cap and trade system. Cap and trade system means there would be obligated entities A, B, C, D who would be given their own respective targets to reduce emissions. If A reduces more than their targets, they get so and so carbon credits. If B is not able to reduce up to their targets, they can purchase these carbon credits. So in a cap and trade system, it's very incestuous sort of in a way कि जिन जिन कंपनीज के ऊपर कैप एंड ट्रेड लगा हुआ है वही आपस में कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता. This is how initially the carbon trading scheme was designed, but after public consultation, after a lot of outcry, in fact, there was the concept of offset markets was introduced. तो अब हमारे कार्बन मार्केट्स में एक वॉलेंटरी ऑफसेट मार्केट है. ऑफसेट मतलब कि कोई और कार्बन किसी और एक्टिविटी में रिड्यूस कर रहा है. वो एक्टिविटीज भी लिस्ट डाउन हो गई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बायोफ्यूल्स है, उसमें इलेक्ट्रिक बसेस है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. सो इन सेवन सो एक्टिविटीज से अगर कोई कार्बन रिड्यूस कर रहा है तो वो मैं एज एन ऑब्लिगेटेड एंटिटी वो कार्बन क्रेडिट्स भी खरीद सकता हूँ. बट यहाँ जो नोट करने वाली बात है कि दिस इज वॉलेंटरी. तो जो मुझे मेरे मैंडेटेड टारगेट्स होंगे वो पूरे करने के बाद अगर मुझे कुछ रिड्यूस करना है तो मैं इस ऑफसेट मार्केट में जा सकता हूँ. अम, ये एक लॉजिकल सेंस भी बनाता है क्योंकि जिन एंटिटीज को हमने कार्बन मार्केट्स में डाला है, जैसे सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, ये एक हद तक ही खुद से अपना कार्बन रिड्यूस कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ऑयल एंड गैस अब कितना ही अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करेगा. इट इज अ कार्बन सेंट्रिक इंडस्ट्री. तो इसीलिए या तो आगे सीसीटीएस फेल हो जाएगा कि आपके टारगेट एक लेवल के बाद आगे दे ही नहीं सकते, या फिर आप टारगेट्स को लूज करते रहेंगे, जो कि दोनों पॉइंट्स में सीसीटीएस का ऑब्जेक्टिव तो डिफीट हो जाता है. अब इसमें अगर आप देखें, साउथ कोरिया, सिंगापुर, दीज आर टू कंट्रीज whose model our CCTS is also, based upon, or at least in consideration of, built on consideration. So these have 5%, 10%, you can buy these credits. 5-10% आप ऑफसेट कर सकते हैं अपने टारगेट्स में से इस वॉलेंटरी या ऑफसेट मार्केट से. तो ऐसा ही कुछ आगे जाके इंडियन सीसीटीएस में भी होने वाला है, मोस्ट लाइकली, या लॉजिकली अगर देखें तो यही होगा. और पर इसमें जो जो की बात जो यहाँ पे छूट जाती है, दैट इज फॉर 1G एथेनॉल. एक मेथडोलॉजी बिल्कुल बी ने रिलीज करी है, BM001 आई थिंक उसका नाम है, जिसमें बायोफ्यूल्स से लेके कैसे ऑफसेट मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स निकल सकते हैं वो दिया हुआ है. पर क्योंकि वो इट्स अ कॉपी ऑफ द CDM मेथडोलॉजी, सो इंडिया का कोई बायोफ्यूल इसमें एक्चुअली क्वालिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है कि फॉर इट टू क्वालिफाई एज कार्बन क्रेडिट्स उसको मैंडेट डेडिकेटेड प्लांटेशंस में उगना चाहिए. अब डेडिकेटेड प्लांटेशंस फॉर बायोफ्यूल्स आप इंडिया में प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? और अगर आप कमोडिटीज़ लाइक शुगर केन, मेज देखें, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट देखें, तो आप डेडिकेटेड प्लांटेशंस बायोफ्यूल्स के लिए रख भी सकते हैं या नहीं, ये एक लीगल क्वेश्चन है. तो इंडिया का कौन सा बायोफ्यूल इस मेथडोलॉजी पे क्वालिफाई करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है. पर आई थिंक पब्लिक कंसल्टेशन के बाद, ये फाइनल नहीं है, तो पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ये चीज़ सही कर दी जाएगी. पर अगर ये सही भी कर दी जाती है तो CBG, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये सारे कुछ बायोफ्यूल्स हैं जो कि यहाँ पे एलिजिबल होंगे. और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल नहीं मीट कर पाता. एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट मेकिंग द केस फॉर 1G एथेनॉल. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया to give carbon credits for first generation ethanol? Now, we have had a huge success. It is a story of, for world to know that हमने 5 साल पहले अपना 20% ब्लेंडिंग टारगेट पूरा कर लिया. हम हमारी कंट्री अब मोस्ट लाइकली E20 से आगे बढ़ेगी, या तो ब्लेंड को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर फ्लेक्सी फ्यूल आएगा. हमने ऑलरेडी 400 E100 पंप्स लॉन्च किए हुए हैं 2 साल से, उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा. तो अब जो भी पॉलिसी बनेगी वो इन दोनों चीज़ों के कुछ हिसाब से मिला मिला के बनेगी. पर इसमें जो एक बात छूट जाती है, वो छूट जाती है कि ये हमने पॉलिसी क्यों बनाई? हमने ये पॉलिसी बनाई फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए, हमने ये पॉलिसी बनाई कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हमने फॉरेक्स बचाने के लिए ये पॉलिसी बनाई. पर क्या जो एनवायरनमेंट की बात है, उस पे हमने अभी तक बात किया है क्वालिटेटिवली, पर क्वांटिटेटिवली कुछ फोकस्ड तरीके से हमने एनवायरनमेंट को नहीं अप्रोच किया है. दिस पॉलिसी इज़ नॉट बीन एनवायरनमेंट सेंट्रिक.
सो फार। अगर एनवायरनमेंट सेंट्रिक होती है तो कितना कार्बन बच रहा है, इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है रिपोर्टिंग का। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं E20 से, तो सच बात यह है कि कंज्यूमर्स को एक लॉस होता है अपनी फ्यूल एफिशिएंसी में, वो एक माइलेज का लॉस होता है। तो अगर E100 तक आप जाएँ तो 30% आपका फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, माइलेज का लॉस होता है। सो फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड विद दिस पॉलिसी, वी हैव टू एड्रेस दिस क्वेश्चन ऑफ वेयर हू विल कॉम्पेंसेट फॉर दिस लॉस। एंड अगर ओएमसीज पे आप ये बर्डन डालना चाहेंगे तो ओएमसीज ऑलरेडी 45 इश रुपीज़ में गैसोलीन खरीदती हैं और 62-63 रुपीज़ में एथेनॉल खरीदते हैं। तो ऑलरेडी वो एक झटका लेते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से। वो और बढ़ जाएगा अगर आप उनको बोलेंगे कि सिर्फ आप किसी रीज़न से नहीं, आप बस एथेनॉल को और सस्ता करके बेचिए या जो भी आप प्राइसिंग पैरिटी लाइए। तो अब यहाँ पे आता है कार्बन क्रेडिट्स का पूरा सिस्टम। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल एडिशनैलिटी। एक कॉन्सेप्ट है कार्बन मार्केट्स में कि क्या बिना कार्बन मार्केट्स के ये एग्जिस्ट कर सकता है सिस्टम। तो ट्रूथ है कि नहीं कर सकता। कंज्यूमर्स को लॉस हो रहा है, उस लॉस के लिए कहाँ से कॉम्पनसेशन आएगा? उस लॉस के लिए कॉम्पनसेशन आएगा कार्बन क्रेडिट से। उस इस सिस्टम का बहुत सबको फ़ायदा है, जिसको मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, पर पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं कि 1 किलो लीटर एथेनॉल मिक्स करते हैं हम तो 1.2 से 1.5 टन, डिपेंडिंग ऑन आपके मोलासेस सोर्स है या मेज़ सोर्स है या जूस सोर्स है, तो 1.2 टू 1.5 टन आपने कार्बन बचाया पर किलो लीटर एथेनॉल से। अब इस हिसाब से देखें तो हमने 50 मिलियन टन से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बचा बचा रखा है इस एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, और 2 साल के अंदर अंदर 100 मिलियन टन भी बचा लेंगे। पर क्या हम ये अपने एनडीसीज में रिपोर्ट कर रहे हैं? ये एक क्वेश्चन है पॉलिसी मेकर्स के लिए, जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया इतने टाइम से। और ये क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट चंक है, 5 to 7% ऑफ आर एनडीसी टारगेट्स, जो कि बहुत बड़ी बात है जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं अकाउंटिंग में। या तो आप उसको ज़ीरो गिनिए, मतलब कि हमारे गैसोलीन से जितना एमिशन आ रहा है हम सिर्फ वो गिने, या हम जो हमारे एथेनॉल से एमिशन माइनस हो रहा है उसको हम माइनस में गिने। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैफ़े लेते हैं जो कि गाड़ी के बारे में देखता है, जो गाड़ी तक जाता है, गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से कितना एमिशन हो रहा है वो देखता है, तो वहाँ पे आप कार्बन एमिशन को ज़ीरो लेंगे, है ना? क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल एमिशन नहीं है, ये बायोजेनिक एमिशन है, ये वापस गन्ना कैप्चर कर लेगा। लेकिन आप पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे उस पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का, तो ये नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि आप गैसोलीन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप कार्बन बचा रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आई थिंक समझने की बहुत ज़रूरत है। अब कैसे ये सिस्टम अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए हम थोड़ा ग्लोबल एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। ग्लोबल एग्जाम्पल्स कुछ हैं हमारे पास। दो सबसे बड़े जो और एथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्राज़ील, दोनों के पास एक ना एक कार्बन इंसेंटिव क्रेडिटिंग मैकेनिज्म है अपने फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल के लिए। मैं अभी 2G SAF इन सब की तो बात भी नहीं कर रहा। अब आप यूएस की बात करें तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट उन्होंने पास किया था 2022 में, जो कि जितना भी क्रिटिसाइज कर ले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंटिन्यू रखा है। तो उसमें एथेनॉल प्रोड्यूसर्स जो है उनको टैक्स बेस्ड क्रेडिट्स मिल रहे हैं अपने कार्बन को, कार्बन के हिसाब से कितना उन्होंने कार्बन बचाया उतने हिसाब से उनको टैक्स क्रेडिट्स मिल रहे हैं। दिस इज द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। ये एक तरीका हुआ कार्बन टैक्सिंग करने का। दूसरा जो कि और ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि ब्राज़ील और इंडिया में एक कॉमन चीज़ है कि हम दोनों केन बेस्ड बहुत ज़्यादा उगाते हैं, बनाते हैं एथेनॉल। तो ब्राज़ील में एक पॉलिसी है जिसका नाम है रेनोवा बायो। नाउ रेनोवा बायो में क्या होता है कि ओएमसीज जो होती हैं, जो ब्राज़ीलियन ओएमसीज हैं, उनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप एथेनॉल प्रोड्यूसर्स जो कार्बन क्रेडिट्स बनाएंगे अपने बेंचमार्क से, जितना भी उन्होंने और कम किया, जितना भी कार्बन बचाया उसके उनको क्रेडिट्स मिले, वो ओएमसीज खरीदेंगी ही खरीदेंगी। तो ये मैंडेटरी पार्ट है। वो ओपन मार्केट में ट्रेड होता है, उसकी प्राइसेस बकायदा फ्लक्चुएट होती हैं सप्लाई डिमांड के हिसाब से। तो ये एक सिस्टम ब्राज़ील ने तैयार किया है और ये 2017 से चल रहा है और अब उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील हैज़ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ 20, ब्राज़ीलियन एथेनॉल हैज़ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ 22 ग्राम्स ग्राम CO2 पर मेगा जूल। बट जो उनका एम है रेनोवा बायो से कि वो उसको नेगेटिव में लेके जाए। जबकि अगर हम इंडिया को देखें तो प्रेजेंटली हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी होगा वो 30 से 40% ब्राज़ील से कम होगा, पर हम उसको एनकैश नहीं कर पा रहे। अब इसका फ़ायदा देखिए ब्राज़ील को कैसे हुआ कि रेनोवा बायो सीधा सीधा उठा के कॉर्सिया,
जो कि इस इंटरनेशनल एविएशन स्कीम है जिसमें नेट ज़ीरो हमें एविएशन करना है, एथेनॉल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनता है, तो उसमें एथेनॉल तक में सीधा उठा के कॉर्सिया ने ले लिया है ब्राज़ील का सिस्टम। तो ब्राज़ीलियन आप देखेंगे नंबर कार्बन इंटेंसिटी का कॉर्सिया की लिस्ट में, इंडिया का ऐसा कोई नंबर नहीं, क्योंकि इंडिया के पास ऐसा कोई नंबर ऑफ़िशियली नहीं है। अब क्या करें? आगे क्या करें? इसको इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीसीटीएस में कैसे फिट करें? The fact is it doesn't, it's not, they are not compatible. The CCTS is a cap and trade system, but हमारी कंट्री को फायदा बहुत है इसको करने का। एक तो आप अपने एथेनॉल प्रोड्यूसर्स को वर्ल्ड में competitive रखेंगे, उनको भी आप इंसेंटिव देंगे लो कार्बन फ्यूल बनाने का, उससे आपको सैफ और आगे भी बहुत फायदा होगा। साथ साथ हमारी जो OMCs हैं उन सबके पब्लिकली डिक्लेयर्ड नेट जीरो गोल्स हैं, और ये गोल्स कोई छोटी बात नहीं है। इन गोल्स पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है बहुत सारी, और आगे और स्ट्रिंजेंट होती जाएगी। तो अगर आप ये गोल नहीं मीट करेंगे तो आपको प्रॉपर पेनल्टी इनडायरेक्टली डायरेक्टली देनी पड़ेगी इन चीज़ों की। रेपुटेशन एंड वो सब तो बाद की बात है, मैं फाइनेंशियली बोल रहा हूँ। तो ये एक बात समझने वाली है कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म, आप नेट जीरो कल को उठ के तो नहीं बोल सकते कि अरे हम आज से नेट जीरो हो गए। आपको एक पूरा मैकेनिज्म तो दिखाना पड़ेगा कि कैसे आप नेट जीरो हुए, कहाँ से आपने कार्बन बचाया। तो ये आपको एक पूरा चेन देता है, एक कार्बन कार्बन आपका कहाँ से बचा, कहाँ से आ रहा है, कितना बचा, ये पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर आप इसको कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम में लाते हैं तो इसको विन 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 बोला जाएगा। तो इसीलिए देर इज इंसेंटिव फॉर अस टू मेक इट वर्क इवन इफ इट डायरेक्टली डजंट फिट। अब क्या कर सकते हैं हम? या तो हम ये कर सकते हैं कि हम OMCs को एग्जेम्प्ट कर दे CCTS से, कि आप OMC हैं तो आप यही कार्बन क्रेडिट्स लीजिए एथेनॉल वाले, आप बाकी कुछ मत लीजिए। आपको अपने रिडक्शन टारगेट्स मीट करना है तो आप इन्हीं कार्बन क्रेडिट से करिए, और किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर हम इन कार्बन क्रेडिट्स को मैंडेटरी मार्केट में फ्लोट कर देते हैं कि ये कार्बन क्रेडिट्स भी मैंडेटरी मार्केट में बिकेंगे, कोई भी खरीद सकता है, सिर्फ OMCs क्यों, सीमेंट भी खरीदे, स्टील भी खरीदे, उनको ऑफसेट करना है तो। लेकिन सेकंड पार्ट में दिक्कत ये है कि ये मिलियंस ऑफ क्रेडिट्स हैं। आप बहुत बिलियंस ऑफ लीटर ऑफ एथेनॉल बनाते हैं तो ये बहुत सारे क्रेडिट्स हो जाएंगे। तो अगर आप इनको फ्लोट करने लगेंगे मैंडेटरी मार्केट में तो कार्बन क्रेडिट का प्राइस बहुत कम हो जाएगा, और ये सिस्टम पूरा चल नहीं पाएगा। तो एक ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो अब ये सब कुल मिला के बात का ये बनता है कंक्लूजन कि या तो आप एक अलग स्कीम बनाइए भारत बायो, जिसमें ये पूरा सिस्टम अलग से बैठे, OMCs को आप CCTS से निकाल दीजिए, भारत बायो बनाइए, उसको भी NDC से कनेक्ट कीजिए, या किसी तरह से आप CCTS में भी कुछ फेरबदल करके इसको लाएंगे, इसको डाल सकते हैं। बहुत इजी नहीं है ये करने को, लेकिन अगर आप फायदे देखें कि हमें क्या हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो बाकी दोनों एथेनॉल प्रोड्यूसर्स है लार्जेस्ट, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप समझेंगे कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इंडिया के लिए। ये आगे और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, लो कार्बन मरीन फ्यूल, मरीन में भी अब नेट जीरो टारगेट आ गया है। तो ये सारे हमारे हम अगर कभी भी बाहर अपना फ्यूल बेचना चाहें तो हमारा जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, अभी हम ब्राज़ील से 30 से 40% कम कार्बन इंटेंसिटी पे एथेनॉल बना रहे हैं, लेकिन ब्राज़ील को उनके उस कार्बन का फ़ायदा हो रहा है और हमें हमारे का नहीं हो रहा है। और कल को ब्राज़ील नेगेटिव हो जाएगा, तब तक हम ये लाएँगे तो फिर लाने का क्या फ़ायदा? तो ये एक केस है जो कि आई थॉट दैट वी शुड बी मेकिंग फॉर बायोफ्यूल्स इन इंडिया, and I hope it reaches the right people, and we are able to sort of make something out of this. Thank you.